आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3H और इसके पहले के जितने भी क्लासेस हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, प्लेलिस्ट का क्लिक करके ओपन करके देख सकते हैं। और दूसरी बात यह कि ये अध्याय 3 का अंतिम प्रश्नावली है। इसके बाद हम लोग सीधे नेक्स्ट चैप्टर द्विघात समीकरण पर चलेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए इस प्रश्नावली को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है, देखिए अभी यहाँ पर आपको कुल टोटल जो है 18 बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। उन्हीं बहुविकल्पी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 2x + y = 13। 2x + y बराबर में 13 दे रखा है और कह रहा है 4x - y 4x - y बराबर में 17 दे रखा है। कह रहा है x - y का मान निकालिए। तो साफ साफ देखिए y से y कट जाएगा, 4 और 2 6x हो जाएगा, 17 और 3 30 हो जाएगा और 6 से इसको काट देंगे, 6 पंचे 30 होता है। तो x का मान कितना आ गया 5। इस x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, प्लस y बराबर में 13 है, y बराबर में हो जाएगा 13 - 10 मतलब कितना आ जाएगा, तो कहेंगे 3 आ गया। तो y बराबर में कितना हो जाएगा 3। तो आपसे पूछा किसका है, x - y का मान पूछा है। तो x का मान कितना है, कहेंगे कि 5 है, y का मान कितना है 3 है, कितना आ गया 2। मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, पहले का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि आप जो है मान निकालिए किसका। देखिए प्रश्न साफ साफ आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि यदि समीकरण 6x - 5y बराबर में 11, 2x + y बराबर में 17, तो y का विलोपन विधि करने पर x का प्राप्त समीकरण बताइए। y का है ना, तो मतलब ये है कि आप जो है x के बराबर में कितना मान आएगा बस समीकरण बताना है। तो एक काम कर सकते हैं, पहले तो यहाँ से किसी एक को गायब कर लीजिए। आप किसको गायब करेंगे, तो आप कहेंगे कि x को ही गायब y को गायब कर देते हैं। y को गायब करेंगे, इधर 1 का गुणा करेंगे, इधर 5 का, तो कितना हो जाएगा समीकरण में 6x - 5y बराबर में 11, 5 का गुणा इधर करेंगे तो 10x + 5y बराबर में 17 × 5 = 65 हो जाता है ना, 17 × 5 = 85 हो जाएगा, सॉरी ये 85 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए +5y - 5y कट जाएगा, 10 और 6 16x हो जाएगा और 85 और 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 96। कितना आया है ध्यान से देखिए, 16x बराबर में 96। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा प्रश्न नंबर दूसरे का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म 4/3x + 2y = 8 दे रखा है, हलों की संख्या कितनी होगी। देखिए हलों की संख्या कितनी होगी, सबसे पहले आप देखिए, पहले दिया है 4/3x + 2y बराबर में 8 और उसके बाद दूसरा क्या दिया है 2x + 3y बराबर में 12। ठीक है, अब यहीं आपको देखना है, अगर 4/a, अब देखिए आपने अगर पिछला अध्याय पढ़ा है तब तो अच्छी बात है, आपको समझ में आ जाएगा कि ये अनंत हल होगा कि द्वितीय हल होगा कि कोई हल नहीं होगा। तो ये a1 है, ये a2 है, तो a1/a2 मतलब a1/a2 अगर बराबर हो जा रहा है b1/b2 के, तो ये पहले चेक करना पड़ेगा। तो ये a1 है 4/3 और इसके बटे में a2 मतलब 2, यहीं पे 2 का गुणा कर देंगे, बराबर में b1 क्या है 2 है और b2 कितना है 3 है, 2 दूनी 4, 2/3। देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 आ गया। तो चेक कर लीजिए क्या c1/c2 है, तो आप कहेंगे c1/c2 कितना हो गया 8/12, 4 दूनी 8, 4 12। देखिए a1 ये तीनों के तीनों बराबर हो गए और जब भी ये तीनों के तीनों बराबर हो जाते हैं तो इसका क्या होता है अनंत हल होते हैं। कितने हल होते हैं, इसके अनंत हल होते हैं। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप कहेंगे कि ऑप्शन नंबर बी, तीसरे का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि x बराबर 0 है, x बराबर अगर 0 है तो 2x + 3y बराबर 12 का प्रतिच्छेद बिंदु कितना होगा। तो x बराबर 0 है, x बराबर क्या हो जाएगा 0, तो जाहिर सी बात है वो बिंदु कैसे बनेगा, x, y से बनता है। तो जहां पर x का मान 0 पहले दे रखा है तो y का मान निकाल लीजिए, x का मान 0 तो 2 × 2, 2 × 0 करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 3y बराबर क्या हो गया 12, 3 से इसको काट देंगे 4 आएगा। y बराबर कितना आ गया, तो कहेंगे 4, मतलब y की जगह क्या रखेंगे 4, तो वो बिंदु क्या हो जाएगा 0, 4
ऑप्शन नंबर बी। चौथे का ऑप्शन नंबर बी। मैं थोड़ा सा स्पीड में इसलिए चल रहा हूं क्योंकि ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने इसके पहले के सभी अध्याय जो है हल किए हैं, इसलिए यहां पर सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है दो संख्याओं का योग 105 है। प्रश्न नंबर 5, दो संख्याओं का जो योग है, दो संख्याओं का जो योग है वो 105 है और अंतर 45 है। दो संख्याओं का योग 105 और जो अंतर है वो वो सिर्फ 45 है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों में आपको कह रहा है कि दोनों संख्याएं क्या है। जब भी आपको ऐसा प्रश्न दे कि दो संख्याओं का योग 105 है या कुछ भी है, दो संख्याओं का योग दे दे, दो संख्याओं का अंतर दे दे, तो पहली संख्या क्या होती है, उन दोनों संख्याओं का योग बटे में 2, ये पहली संख्या होगी, और दूसरी संख्या होगी इन दोनों संख्याओं का अंतर बटे में 2 कर देंगे तो पहली संख्या और दूसरी संख्या निकल के आएगी। 105 में 45 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। 150 बटे में 2 मतलब कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 75 हो जाएगा। तो पहली संख्या 75 है, दूसरी संख्या कितनी, 105 में अगर 45 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 60। कितना बचेगा, 60 बटे में 2 काट देंगे, कितना आ गया, 30। तो एक संख्या आपका 75 होगा, एक संख्या आपका 30 होगा। याद रखिएगा, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का अंतर दे रखा हो तो दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग देंगे, फिर दोनों संख्याओं को जोड़ घटाकर 2 से भाग देंगे, दोनों संख्याएं निकल कर आएगी 75 30। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। कह रहा है कि समीकरण 3x + y = 9 दे रखा है। 3x + y = 9 दे रखा है और 2x + 3y = 6। 2x + 3y = 6 दे रखा है। तो कह रहा है कि इनका हल क्या होगा, आपको एक्स वाई के मान निकालने हैं। देखिए यहां पर 3 है, यहां पर 1 है, इसका मतलब यहां पर 3 से गुणा कर देते हैं, यहां पर 1। तो अब यहां पे 3 त्रिका 9x + 3y बराबर में 9 त्रिक 27 हो जाएगा और ये 2x + 3y बराबर में 6 हो जाएगा। घटा देते हैं तो माइनस 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 हो जाएगा, 3y से 3y कट जाएगा, 9x में से 2x जाएगा, 7x बचेगा और 21 बच जाएगा। ठीक है, तो 7 त्रिक 21 होता है, तो x का मान कितना आ गया, x का मान 3 आ गया। यहाँ पे रख देंगे 3 त्रिक 9 + y बराबर में 9, मतलब y बराबर में 9 - 9 = 0, y का मान 0। तो x का मान कितना आया है 3, y का मान कितना आया है 0, तो 3 का मान 0, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 6 का, ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्रश्न नंबर 7 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि रैखिक समीकरण 2x = 5y + 6। तो आप प्रश्न नंबर कौन सा है, 7। तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 2x बराबर में 5y + 6, 5y प्लस में 6, और दूसरा दे रखा है 15y बराबर 6x - 18। तो कह रहा है कि ये जो युग्म रेखाओं को दर्शा रहा है तो क्या होंगे, है ना। अब आपको पता है, देखिए x पहले समीकरण का अगर आप अच्छे से लिख लें तो ये समीकरण कैसे बनेगा, तो कहेंगे कि 2x - 5y - 6 बराबर में 0, है ना। ये a1 हो गया, ये b1 हो गया, ये c1 हो गया। फिर उसके बाद ये 15y है, ऐसे कर लेते हैं, 6x जो कि माइनस में है प्लस 15y प्लस 18 बराबर में 0। पक्षांतर करके हमने सभी को एक तरफ, ये a2 b2 c2। अगर हम a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 का मान निकालें तो a1 का मान कितना है 2, a2 का मान कितना है -6 बराबर b1 का मान कितना है -5, b2 का मान कितना है 15 बराबर में c1 का मान कितना है -6 और c2 का मान कितना है 18। काटिए इसको, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, 6 एकम 6, 6 त्रिक 18। सब में आया है -1/3 बराबर में -1/3 बराबर में -1/3, मतलब ये तीनों आपस में बराबर हैं। और जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 होता है तो ये रेखाएं समपाती होती हैं। क्या होती हैं, समपाती। तो देखिए कौन से ऑप्शन में है, तो कहेंगे समपाती है, मतलब ऑप्शन नंबर ए, 7वें का ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 बहुत ही आसान है, आप चाहे तो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं इसको। कह रहा है कि 1/x + 1/y बराबर 4 दे रखा है और जो दूसरा दे रखा है कह रहा है कि 1/x - 1/y बराबर में 0। अब देखिए
कह रहा है कि x और y का मान, अगर हम x और y का मान निकालें तो जो भी ऑप्शन में देखें, अगर ऑप्शन देखें यहाँ पर x कोई मान रखिए, y का कोई मान रखिए। अब देखिए जैसे ऑप्शन नंबर बी अगर यहाँ पर रखें तो x बराबर 2 और y बराबर 2 दे रखा है, इसका मतलब 1/2 माइनस 1/2 करेंगे तो 0 तो आ जाएगा। लग रहा है कि अब ये x और y का मान सही है, तो यहीं पर यहाँ पर भी रख के चेक करेंगे, 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, तो आधा आधा जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कितना आना चाहिए 4, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसी तरीके से चेक करेंगे, यहाँ पर 1/2 रखेंगे क्योंकि x का मान 1/2 y का मान 1/2 दे रखा है, तो यहाँ पर अगर 1/2 रखेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर करेंगे 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 प्लस 2 बराबर में क्या आ गया 4। जब दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पूरा इक्वेशन बनाकर सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है कि कौन सा उत्तर सही होगा, तो फिट कर कर आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है कि यदि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है, अगर पुत्र की आयु की बात करें, अगर x है तो पिता की आयु कितनी होगी, तो आप कहेंगे पिता की आयु 3x हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि कह रहा है कि यदि जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु की 3 गुनी है, मतलब पुत्र की आयु x तो पिता की आयु 3x है। आगे कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, ये वर्तमान आयु है, 5 वर्ष बाद दोनों 5-5 साल बढ़ जाएंगे, मतलब ये 5 साल बाद ये 3x प्लस 5 हो जाएगा और ये 5 साल बाद x प्लस 5, दोनों की उम्र में 5-5 साल बढ़ जाएंगे। आगे कह रहा है, अच्छा उसका कह रहा है कि 5 वर्ष बाद पिता की आयु का दोगुना, पिता की आयु का क्या कर दें, दोगुना, है ना, और पुत्र की आयु के 5 गुने के बराबर, पुत्र की आयु के 5 गुने के बराबर हो जाएगा, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। तो कह रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, मतलब अगर आप x का मान यहाँ से निकाल लीजिए तो यहाँ पे रख देंगे तो यहाँ से यहाँ मान निकल आएगा। 2/3 6x प्लस 5 दूनी 10 बराबर में 5x प्लस 5 25 हो जाएगा। देखिए 6x यहाँ है, 5x इधर भेजेंगे, 6x माइनस 5x बराबर में 25 माइनस 10 हो जाएगा, क्योंकि प्लस 10 को उस तरफ हम लोग भेज दिया। तो 6 में से 5x घटाएंगे तो 1x बचेगा, 25 में से 10 घटाएंगे 15 बचेगा। तो x का मान कितना आ गया, मतलब पुत्र की वर्तमान आयु 15 है, तो 15 गुणे 3 कितना है, पिता की आयु मतलब 45 वर्ष। तो देखिए कौन से ऑप्शन में 45, 15 दे रखा है, तो कहेंगे 45 वर्ष और 15 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 9 का। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि 2x प्लस वाई बराबर 5। प्रश्न नंबर 10 देखिए, 2x प्लस वाई बराबर में 5 और कह रहा है कि 3x प्लस 2y बराबर 8, 3x प्लस 2y बराबर में 8, ये प्रश्न दे रखा है और कह रहा है इसका हल क्या होगा। बस वहीं A1 और A2 B2 चेक करेंगे, तो ये A1 है, ये A2 है, ये B1 है और ये C1 है, ये आपका A2 है, ये आपका B2 है और ये C2 है। तो पहले A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 चेक करेंगे, मतलब A1 बटे A2 बराबर में B1 बटे B2 चेक करेंगे। तो A1 का मान कितना है 2 और आपका A2 का मान कितना है 3 बराबर B1 का मान कितना है 1 और B2 का मान कितना है 2। यही आपस में बराबर नहीं हुए तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 नहीं है, तो इसका जो हल होगा वो अद्वितीय होता है। क्या होता है, अद्वितीय, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। प्रश्न नंबर 11 पर चलते हैं। ठीक है, कह रहा है कि 5 पेन और 3 अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल्य 31 रुपया है। प्रश्न नंबर 11, पहले तो मान लेते हैं कि एक पेन का जो मूल्य है वो x रुपया है और एक पुस्तक का जो मूल्य है वो y रुपया है, ये हमने माना है। फिर अब प्रश्न के अनुसार करेंगे, 5 पेन है तो 5x प्लस 3 पुस्तक है तो 3y बराबर में कितना रुपया हो रहा है, तो कहेंगे 31। उसी तरीके से 7 पेन और 2 अभ्यास पुस्तिका, 7 पेन और 2 अभ्यास पुस्तिका और इसका 39 रुपया हो रहा है, 2 समीकरण बन रहा है। यहीं से x और y का मान निकालेंगे। अब ये कैसे हो रहा है ये बताने की आवश्यकता तो मुझे लगता है नहीं होगी, क्योंकि इसके पहले के सभी क्लासेस में हमने सब चीज़ों पे चर्चा किया हुआ है, उसी का सभी का निचोड़ आपके सामने यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ से पहले y का मान हटा देते हैं, तो यहाँ पे 2 गुणा करेंगे, यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे, तो 5 दूनी 10x प्लस 2 3 6y बराबर में कितना हो जाएगा 62।
3 का गुणा अगर करिए 7 त्रिक 21x प्लस 6y बराबर में क्या हो जाए 9 त्रिक 27, 3 त्रिक का 9 2 11। इसको घटाएंगे तो ये माइनस 6y से 6y कट जाएगा। 10x में से 21x घटाएंगे तो माइनस में 11x बचेगा, और इधर घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 7 में से 2 गया 5 हो जाएगा, और 11 में से 6 गया 5 हो जाएगा, ये माइनस में, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। 11 पचे 55 होता है। x का मान कितना आ गया 5 आ गया। x का मान कितना आ गया 5। तो x का मान 5 क्या अब आगे हल करने की जरूरत है? अब ऑप्शन में ही देख लीजिए कि पेन, x का मतलब पेन, एक पेन का मूल्य 5 रुपया है, एक पेन का मूल्य 5 रुपया है, और ऑप्शन नंबर सी ही ऐसा है जिसमें पेन का मूल्य 5 रुपया दे रखा है, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद आपको y का निकालने की जरूरत है ही नहीं कि आप समीकरण इसमें रखिए और आंसर निकालिए, आपको आंसर पता चल गया। हाँ, अगर दो ऑप्शन में होता कि एक पेन का मूल्य 5 रुपया है, जैसे मान लीजिए इसी में जो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है उसमें पेन का मूल्य जो है 2 रुपया न 5 रुपया दिया होता, तो हमको फिर उसके बाद क्योंकि दो ऑप्शन मिल गए तो हमको जो है पुस्तक का भी दाम निकालना पड़ता, वाई का भी मान निकालना पड़ता। नहीं दे रखा, एक ही में दे रखा है तो ऑप्शन नंबर सी। इसमें हल करने के लिए आपको रफ मिलता है, क्योंकि आपको यहाँ पर सिर्फ आपको जो है टिक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। वो एग्जामिनर आपके हल को नहीं देखता है किस तरीके से आपने हल किया है, बस आपका आंसर सही होना चाहिए, जो भी आप OMR शीट पे हल करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न अभिकथन और तर्क पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 12 और प्रश्न नंबर 13 इन दोनों के ऑप्शन सेम हैं, जो आपको प्रश्न नंबर 13 के नीचे दे रखा है, ऐसा निर्देश में साफ साफ लिखा गया है। ठीक है, तो पहले प्रश्न नंबर 12 को हल करते हैं और इसको समझते हैं। प्रश्न नंबर 12 में देखिए अभिकथन क्या कह रहा है, प्रश्न को ध्यान से देखिए, आपके बोर्ड पर भी है। कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0। प्रश्न नंबर 12 में कह रहा है कि x प्लस 3y प्लस 8 बराबर में 0, और दूसरा कह रहा है माइनस 5x माइनस 15y प्लस 7 बराबर में 0, ऐसा दे रखा है। और कह रहा है कि इसका कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होता है, हमेशा याद रखिए, जब भी कोई हल नहीं होता है तो इसका मतलब होता है कि A1 बटे A2 बराबर होना चाहिए B1 बटे B2 के, लेकिन बराबर नहीं होना चाहिए C1 बटे C2 के। तो इसका मतलब होता है कि कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अब यहीं पर देखिए ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ये A2 है, ये B2 है और ये C2 है। तो देखिए A1 मतलब 1 बटे माइनस 5 बराबर B1 का मतलब 3, B2 का मतलब माइनस 15, 3 बटे माइनस 15 हो जाएगा, बराबर में C का मतलब है 8 और C2 का मतलब है 7। तो यहाँ पे देखिए 1 बटे माइनस 5 दे रखा है, 3 एकम 3, 3 पचे 15, ये 1 बटे माइनस 5 बराबर में 1 बटे माइनस 5 बराबर में 8 बटे 7। ये दोनों आपस में बराबर हैं, लेकिन ये बराबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो अभिकथन कहा गया वो बिल्कुल सही कहा गया है कि ये जो दोनों समीकरण हैं इनका कोई हल नहीं होगा, ये पता चल गया। फिर दूसरे में तर्क क्या कह रहा है कि अगर कोई भी समीकरण युग्म A1x प्लस B1y प्लस C1 है और दूसरा जो है A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 है, तब कोई भी हल नहीं होगा, उसका प्रतिबंध होता है ये जो दे रखा है। तो जाहिर सी बात है, यही तो हमने बताया, ये पहले वाले अभिकथन में ही लागू हो गया है। इसका मतलब जो तर्क दिया है वह ए वाले पे फॉलो हो रहा है। ए जो अभिकथन दे रखा था उसका यहाँ पे फॉलो हो रहा है, ये आपका तर्क है। ठीक है, ये आपका तर्क है। इसका मतलब अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है वो ए पर लागू हो रहा है। इसका मतलब जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 12 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए पर लागू हो रहा है, स्पष्टीकरण है। इसी तरीके से प्रश्न नंबर 13 देखिए, कह रहा है कि अभिकथन जो दे रहा है पहले उसको हल करते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 3 कोण B बराबर में 2 कोण A प्लस कोण B, अगर ऐसा है तो कह रहा है कोण A का मान 20 अंश होगा। तो आपको कह रहा है कि आप पता करिए क्या कोण A का मान 20 अंश होगा, और नीचे आपको तर्क में ये बता रहा है कि तीनों कोणों का मान, ये देखिए A में कहा गया है और R में कहा गया है, R में कि तीनों कोणों का मान A कोण B प्लस कोण C का मान 180 अंश होता है।
तो क्या इसकी मदद से ये हल कर सकते हैं और a का मान 20 अंश ला सकते हैं? तो जाहिर सी बात है a भी सही हो जाएगा, 20 अंश आ जाएगा तो, और r भी सही हो जाएगा क्योंकि इस तीनों का कोणों का मान 180 अंश होगा। और अगर इसकी मदद से ये आ गया तो मतलब r जो है सही स्पष्टीकरण है a का। तो इसका मतलब यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ से देखें तो हम एक काम कर सकते हैं क्या, कि कोण a प्लस कोण b यहीं रहने देते हैं और 180 माइनस कोण c कर देते हैं। एक बात याद रखिएगा, अभी हम इसी अध्याय इसी प्रश्नावली, लेकिन प्रश्न नंबर 19 आपका यही प्रश्न है, इसलिए ध्यान से एक बार समझ लीजिए जिससे अगर नेक्स्ट टाइम समझ में आ जाए। तो कोण a प्लस कोण b की जगह पे हम लोग 180 माइनस कोण c लिख सकते हैं। तो पहले हम लोग ये कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा गायब कर देते हैं। पहले हम कोण c बराबर में 2 कोण a प्लस कोण b इनको हल कर लेते हैं। तो कोण c बराबर 2 कोण a प्लस कोण b बराबर क्या है, 180 माइनस कोण c, 180 माइनस कोण c, यही हो जाएगा। तो कोण c बराबर 2 का गुणा इसमें करेंगे 360 माइनस 2 कोण c, 2 कोण c इस तरफ भेजिए तो प्लस में हो जाएगा। तो कहेंगे कि कोण c प्लस 2 कोण c बराबर में 360, 1 कोण c प्लस 2 कोण c बराबर 3 कोण c बराबर में 360 अंश। 3 से इसको काट दीजिए, ये आ जाएगा 120 अंश। मतलब कोण c का मान कितना आ गया, 120। ध्यान रखिएगा कोण c का मान 120 आया है। अगर कोण c बराबर 3 कोण b है, कोण c बराबर 3 कोण b है तो कोण c की जगह पे 120 रख सकते हैं, रख दीजिए और इसको काट दीजिए 3 से, कितना आ गया 40। तो कोण b का मान कितना आ गया, 40 आ गया। तो कोण c का मान 120, कोण b का मान 40, और तीनों कोणों का जो मान होता है, या तो आप डायरेक्ट इस पे रख दीजिए तो भी आंसर आ जाएगा, है ना, इस पे रखेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे देखिए तीनों कोणों का मान 180 होता है, तो 120 और 40 160, बचा कितना 20। तो कहेंगे कोण A का मान 20 अंश होगा। और यही आपसे पहले में पूछा गया, मतलब ये सही है और इसकी मदद ये भी सही है, तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है क्योंकि हमने यहाँ पे प्रूव किया है। तो दोनों सही है और ये इस पे लागू हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका भी कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। उम्मीद है कि प्रश्न नंबर 13 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 से लेकर प्रश्न नंबर 18। यह है केस बेस्ड क्वेश्चंस, मतलब प्रकरण पर आधारित प्रश्न। तो सबसे पहले कह रहा है एक छात्र पेन और पेंसिल के 2 सेट खरीदता है। मतलब एक छात्र है, छात्र ने पेन भी खरीदा है और पेंसिल भी खरीदा है, पेन भी खरीदा है और पेंसिल भी खरीदा है। पहले प्रश्न को समझते हैं फिर इसके ऑप्शंस पर चलते हैं। तो कह रहा है कि सेट पी में 30 पेन, मतलब 2 सेट खरीदा। तो एक सेट जो पहला सेट है, कह रहा है इसमें, इस सेट का नाम पी है, कह रहा है इसमें कितने पेन है, तो कह रहा है 30 पेन है और जो है 15 पेंसिल है, 15 पेंसिल, ठीक है। फिर आगे कह रहा है जिनकी कुल कीमत 195 है। अगर हम ये माने कि एक पेन की कीमत x रुपया है और एक पेंसिल की कीमत y रुपया है, तो यहाँ पर 30 पेन की कीमत क्या हो जाएगा 30x, 15 पेन की कीमत क्या हो जाएगी 15y और पेंसिल की कीमत 15y। तो ये टोटल जो कीमत बता रहा है 195 रुपया है, 195 रुपया। फिर आगे का क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि अगर सेट क्यू की बात करें, जो दूसरा सेट क्यू है, इस सेट में उसने क्या किया है कि 15 पेन और 30 पेंसिल, 15 पेन और 30 पेंसिल खरीदा है, 15 पेन खरीदा है और 30 पेंसिल खरीदा है। 15 पेन का दाम 15x हो जाएगा, 30 पेंसिल का दाम 30y हो जाएगा और इन दोनों को जोड़ देंगे तो कुल जो दाम है वो 165 रुपया हो जाएगा। क्या हो जाएगा 165 रुपया हो जाएगा। यदि प्रत्येक पेन और पेंसिल की कीमत क्रमशः x और y रुपया है, जो हमने यहाँ पे माना है, ये बल्कि दे रखा है कि एक पेन की कीमत x, एक पेंसिल की कीमत y रुपया है, ठीक है। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर देखिए। अब आपके स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 14 आप सामने है, इस तरीके से 15, 16, 17 आएंगे। तो प्रश्न नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है, इतना हल करने के बाद आप सॉल्व कर लेंगे। कह रहा है सेट P के लिए रैखिक समीकरण, सेट P के लिए रैखिक समीकरण क्या है 30x प्लस 15y बराबर 195। मतलब ऑप्शन नंबर जो है बी सही है। तो 14 का ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है सेट Q के लिए रैखिक समीकरण क्या होगा 15x प्लस 30y बराबर 165। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देख रहे हैं कितना आसान हो गया। प्रश्न नंबर 16
कह रहा है कि प्रत्येक पेन की कीमत कितनी है। इसका मतलब इन दोनों समीकरण को हमको हल करना पड़ेगा। हल करते हैं। 30x प्लस 15y बराबर 195 और 15x प्लस 30y बराबर में 165। तो आप इसको छोटा भी कर सकते हैं। अगर 5 से दोनों तरफ भाग दे दें, 5 छक्का 30 हो जाएगा, 5 तियाँ 15 हो जाएगा, और ये 5 तियाँ 15, 5 नौ 45 हो जाएगा। इसमें भी 5 तियाँ 15, 5 छक्का 30 और 5 तियाँ 15 और 5 तियाँ 15 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये बन जाएगा 6x प्लस 3y बराबर में 39। आप इसको और भी 3 से काट सकते हैं। 3 दूना 6, 3 एकम 3 और 3 13 में हो जाएगा। इसको भी काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 11 में हो जाएगा। मतलब अब आपका जो समीकरण बना वो बना 2x प्लस 1y, मतलब y बराबर में क्या हो जाएगा 13। और दूसरा समीकरण बन जाएगा ये x प्लस 2y बराबर में 165। कुल मिला के आप यहाँ पर 30 से भाग, सॉरी यहाँ पर आप क्या करेंगे 15 से भाग दे दीजिए। 15 दूना 30, 15 एकम 15, 15 13 में 195। यहाँ पर भी आपने क्या किया है 15 से भाग दिया है दोनों तरफ, तो इसलिए आपका ये समीकरण बना है। तो अगर हम यहाँ पे समीकरण को हटाएं तो x को हटाना चाहें, देखिए x को हटाना चाहें तो यहाँ पे x से गुणा करेंगे, यहाँ पे 2 से, तो ये 2x प्लस वाई बराबर में 13 हो जाएगा। और ये 2x प्लस 4y बराबर में क्या हो जाएगा 165। कहाँ से आएगा, ये 11 है ना, 11, तो ये हो जाएगा 22। और यहाँ पर अगर घटा दें, घटाने पर घटा देते हैं तो ये माइनस 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 हो जाएगा, 2x से 2x कट जाएगा। और यहाँ पर 4y में से 1y घटाएंगे 3y आएगा, और 22 में से 13 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 13 7 20 होता है, 9 आ जाएगा, लेकिन वो भी माइनस में। तो इसको काट दे, 3 त्रिका 9, तो y का मान कितना आ गया 3, y का मान कितना आ गया 3, y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2 गुणे 3 बराबर में 11, x बराबर में 11 माइनस 2 3 6, और 11 में 6 जाएगा 5। देखिए x का मान 5, मतलब ये x का मतलब पेन, एक पेन की कीमत 5 रुपया है और एक पेंसिल की कीमत 3 रुपया है। तो प्रश्न नंबर 16 में कह रहा है एक पेन की कीमत 5 रुपया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक पेंसिल की कीमत 3 रुपया, मतलब ऑप्शन नंबर ये भी ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि 10 पेन और 10 पेंसिल की कीमत क्या होगा। एक पेन की कीमत 5 रुपया है, एक पेन की कीमत 5 रुपया है, तो 10 पेन की कीमत 50 रुपया। एक पेंसिल की कीमत 3 रुपया है, तो 10 पेंसिल की कीमत 30 रुपया, तो ये टोटल हो जाएगा 80 रुपया। मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 18 का। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 80 रुपया। ठीक है, तो ये आपके समाप्त हो गए बहुविकल्पीय प्रश्न। और इसके बाद प्रश्न नंबर 19 हल करेंगे, जो कि है लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 हमने अभी सॉल्व किया है, फिर भी देखिए कह रहा है त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 3 कोण बी और इसके बराबर में 2 कोण ए प्लस कोण बी। तो एक बार इसको फिर से हल कर लेते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात करिए, मान बताइए। देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि तीनों कोणों का जो मान होता है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर में 180 अंश होता है। तो यहाँ से अगर हम कोण ए प्लस कोण बी रहने दें तो 180 माइनस ये कोण सी इधर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ से कोण सी बराबर में इसको रख लें, कोण सी बराबर में 2 कोण ए प्लस कोण बी, तो ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि कोण ए प्लस कोण बी जो है वो 180 माइनस सी के बराबर है। तो यहाँ पर सी है तो सी से सी का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कोण सी बराबर में 2 कोण ए प्लस कोण बी की जगह पे रख लेते हैं 180 माइनस कोण सी। तो कोण सी बराबर इसका गुणा कर दीजिए 360 माइनस 2 कोण सी, 2 कोण सी किधर भेजिए, तो कोण सी प्लस 2 कोण सी बराबर में 360 अंश हो जाएगा। ठीक है, ये सभी अंश है डिग्री। तो यहाँ पर 1 कोण सी प्लस 2 कोण सी बराबर 3 कोण सी बराबर में 360, 3 से इसको काट देंगे 120 अंश हो जाएगा। तो कोण सी का मान 120 अंश आ गया। ध्यान रखेंगे कोण सी, तो यहाँ पर यह भी कहा गया कोण सी बराबर 3 कोण बी, तो कोण सी बराबर में 3 कोण बी दे रखा है, तो कोण सी की जगह पर 120 रख सकते हैं, 3 कोण बी। 3 से इसको काट दीजिए, 3 चौका 12 40, तो कहेंगे कि कोण बी का जो मान आ गया वो 40 अंश आ गया। अब देखिए अब
किसी भी एक मान को ले लीजिए, चलिए ये ले लेते हैं 3 कोण B बराबर में 2 कोण A प्लस कोण B। कोण B का मान कितना आया है 40, तो 3 गुणे 40 बराबर में 2। कोण A का मान तो पता नहीं, लेकिन कोण B का मान हमको पता है कितना आया है 40 आया है। ठीक है, 40 हैं 120 बराबर में 2 कोण A प्लस 40 गुना 80। 80 को इस तरफ भेजिए, 120 माइनस 80 हो जाएगा, 2 कोण A हो जाएगा। 120 में से 80 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो कहेंगे 40 डिग्री आ जाएगा बराबर में 2 कोण A आ जाएगा। 2 से इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 20। कोण A बराबर में कितना आ जाएगा 20 डिग्री आ जाएगा, ये आपको समझ लेना है। कोण A बराबर कितना हो गया 20 अंश हो गया। कोण B बराबर कितना हो गया 40 अंश हो गया। कोण C बराबर कितना हो गया 120 अंश हो गया। तो ये आप इसको लिख लेंगे, कोण A बराबर 20 अंश, कोण B बराबर कितना हो जाएगा 40 अंश, कोण C बराबर कितना हो जाएगा 120 अंश। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब जो है प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं। कह रहा है कि प्रश्न नंबर 20 दे रहा है x प्लस वाई बराबर 4। यहीं पर देख लेते हैं क्योंकि छोटा सा प्रश्न है। कह रहा है x प्लस वाई बराबर में 4 और x माइनस वाई माइनस 1 बराबर में 0। तो माइनस 1 को आप उस तरफ भेज देंगे तो x माइनस वाई बराबर में 1। दो समीकरण दे रखा है और कह रहा है प्रतिस्थापन विधि से हल करिए, है ना। तो प्रतिस्थापन विधि से अगर आप हल करना चाहें तो आप एक काम कर सकते हैं, माइनस वाई को उस तरफ भेज दीजिए तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई हो जाएगा। 1 प्लस क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा। इस x के मान को समीकरण 1 ये हो गया, समीकरण 2 ये हो गया। x के मान को समीकरण 1 में रखने पर अब ऐसे ये सब लिखेंगे कि x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, जब ऐसा करेंगे तो x बराबर 1 प्लस वाई है, मतलब यहाँ पर 1 प्लस वाई बराबर में 4। वाई क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, 4 माइनस 1 हो जाएगा। 1 को हमने उस तरफ भेज दिया इसलिए माइनस 1। 2y बराबर में क्या आ गया 3, तो y का मान कितना आ गया 3/2। तो y का मान अगर 3/2 आया है तो यहाँ पर रख लेते हैं। तो कहते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1 प्लस वाई, एक्स बराबर 1 प्लस वाई, तो x बराबर में 1 प्लस 3/2। 2 का गुणा इसमें करिए, जोड़ दीजिए 3 से, 2 कम 2 और 2 कम 2 और 2 3 5, तो x का मान आ गया 5/2। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। x का मान 5/2 और y का मान 3/2। प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है कि दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। तो हम लोग पहले मान लेते हैं कि माना अनी की आयु जो वर्तमान आयु है, अनी की आयु जो है वो x वर्ष है और कौन है बीजू की आयु y वर्ष है। बीजू की जो आयु है वो y वर्ष है, तो दोनों का हमको उम्र पता चल गया x और y वर्ष। अब देखिए प्रश्न में पहला लाइन यही कह रहा है कि दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है, मतलब x माइनस वाई बराबर में 3 हो जाएगा समीकरण नंबर 1। आगे बढ़ेंगे, कह रहा कि अनी के पिता धर्म की आयु, ध्यान से देखिए, कह रहा है कि अनी के पिता जो धर्म है उनकी आयु, धर्म की आयु अनी की आयु की 2 गुनी है। तो धर्म की आयु जो है वो अनी की आयु की 2 गुनी, मतलब x में आप 2 गुणा कर देंगे 2x। फिर कह रहा है बीजू की जो आयु है, बीजू की जो आयु है अपनी बहन कैथी की आयु की 2 गुनी है। यहाँ पे जो बीजू की आयु है, अगर हम मान लें कि बीजू की जो आयु है वो 10 वर्ष है, ऐसा हम मान लेते हैं, अभी आंसर नहीं आया। कह रहा कि ये जो बीजू की आयु है इसकी जो बहन है उसकी आयु की 2 गुनी है। अगर इसकी बहन की आयु जो है 5 वर्ष होगी तभी तो ये 10 वर्ष होगी, इसकी बहन की आयु की 2 गुनी, मतलब कि चाहे जो भी आयु होगी, इसकी बहन की जो भी आयु होगी उसका 2 गुना करेंगे तभी 10 वर्ष आएगा। एक चीज और भी है कि अगर बीजू की आयु का आधा कर दें तो भी इसकी बहन की आयु पता चल जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख देते हैं बराबर 2x। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि बीजू की बहन की आयु, बीजू की बहन की आयु कितना हो जाएगा, तो कितना है y है, y बट्टे में 2 गुना है, इसलिए आप 2 से भाग दे देंगे। बीजू की बहन मतलब कैथी है, इसका नाम तो दिया है तो ऐसे क्यों लिख रहे हैं।
तो ये आपका कैथी है। कैथी की आयु कितना हो जाएगा, y/2 हो जाएगा। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। फिर आगे कह रहा है कि कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। ये धर्म की आयु है, ये कैथी की आयु है 2x - y/2 बराबर 30 वर्ष दे रखा है। तो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे 2 दूनी 4x - y बराबर में 30 हो जाएगा बटे में 2। इस 2 का भी इधर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कहेंगे 60 हो जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 क्या है, कहेंगे x - y बराबर 3। समीकरण 2 क्या है, तो कहेंगे 4x - y बराबर में 60 दे रखा है। इसको हल करते हैं तो y को अगर आप अब यहाँ से डायरेक्ट हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, y को ही हटा देते हैं। तो घटाने पर ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो प्लस माइनस ये कट जाएगा। 4x में से 3x घटाएंगे तो माइनस 1x घटाएंगे तो -3x, और यहाँ पे 63 में से 60 में से 3 घटा देंगे तो ये कितना बच जाएगा, 57 बच जाएगा, वो भी माइनस में। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 से इसको काटेंगे, 3 एक कम 3 हो जाएगा, 3 और 57 होता है। x बराबर में 19। तो x आपने क्या माना था, x माना था आपने अनी की आयु जो कि 19 वर्ष की है। उसके बाद इस 19 को x - y बराबर 3 में रख दीजिए, तो 19 - y बराबर 3, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 19 - 3 और बराबर 16। तो ये जो है वो 16 वर्ष की है। इस तरीके से आपको पता चला अनी की जो आयु है 19 वर्ष है, बीजू की जो आयु है वो 16 वर्ष है। यही आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 देखिए, कह रहा है कि हल कीजिए। अब इसमें चाहे प्रतिस्थापन विधि लगाइए चाहे विलोपन विधि लगाइए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। x - y बराबर में दे रखा है 2x - 3y बराबर में दे रखा है 1। आपको कह रहा है कि इसको हल कर दीजिए। चलिए हल कर लेते हैं। तो अगर आप इस समीकरण में अब चाहे तो विलोपन विधि से हल कर लीजिए। यहाँ पर 2 से गुणा करिए, यहाँ पर 1 से करिए। 2x - 2y बराबर में 4, 2x - 3y बराबर में 1। माइनस प्लस माइनस, क्योंकि हम इसको घटाएंगे तो आप लिखेंगे घटाने पर। 2x से 2x कट जाएगा, 3y में से xy घटा देंगे, 2y घटा देंगे तो 1y बचेगा, और 4 में से घटाएगा 3, y का मान आ गया आपका 3। y के मान को इसमें रख देंगे तो x - 3 बराबर में 2 है, x बराबर में 2 + 3 हो जाएगा बराबर 5। तो x का मान कितना आ गया, 5। तो यहाँ पर जो x और y का मान आया है वो 3 और 5 आया है। यही आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 देखिए, कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करिए px + qy बराबर 0। px + qy बराबर में 0। और दूसरा समीकरण है lx + my बराबर में n। ठीक है, तो यहाँ पर जो है समीकरण निकालना है तो क्या करेंगे, qy को यहीं रहने देते हैं। qy बराबर में क्या हो जाएगा, -px हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ये y बराबर क्या हो जाएगा, -px बटे में q हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए इस y के मान को इसमें रख देते हैं, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो y के मान को इसमें रख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, lx + m ब्रैकेट में -px बटे में q बराबर में n हो जाएगा। तो lx बराबर में क्या हो जाएगा, -pmx बटे में q बराबर में n। ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में है। इसको हम लोग उस तरफ भेज देते हैं। नहीं, पहले तो ये q को यहाँ पर क्या कर एलसीएम ले लेते हैं। तो ये LQX - PMX बटे में q बराबर में n। q का गुणा इधर कर देते हैं और x यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन ले लेंगे तो LQ - PM बराबर में हो जाएगा QN हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे QN या NQ जो भी लिखिए, LQ - PM ये हो गया आपका x का मान। इस x के मान को यहाँ पर पुट करने पर समीकरण 1 में, तो यहाँ पर p है, यहाँ पर x यहाँ पर रखेंगे ना, तो y बराबर में क्या हो जाएगा, -p ब्रैकेट में क्या रखेंगे, QN बटे में LQ - PM ब्रैकेट बंद करेंगे और बटे में q कर देंगे। अब यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा, पूरा गुणा कर देंगे, PQN माइनस में है बटे में है ना, इसका गुणा नीचे कर देंगे। ठीक है, मतलब q
एल क्यू माइनस पी एम हो जाएगा। तो क्यू से क्यू जो है वो कट जाएगा, तो वाई बराबर क्या आ जाएगा, माइनस पी एन बटे में एल क्यू माइनस पी एम। ये आपका वाई का मान हो गया, ये आपका एक्स और वाई का मान आ गया, ये एक्स और ये वाई दोनों के आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। तो हम पहले तो मान लेते हैं कि उसकी जो रेलगाड़ी की जो चाल है वो x है, ठीक है, और जो दूरी है वो y है। अब देखिए कह रहा है कि एक समान चाल से तय करती है, तो नॉर्मल समय कितना लगेगा, तो समय बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल। यही नॉर्मल समय होता है, मतलब दूरी का मतलब कितना y, चाल का मतलब कितना x। चाल हमने क्या माना था, y x किलोमीटर प्रति घंटा, और y मतलब कितना y किलोमीटर दूरी। तो यहाँ पर देखिए समय जो हमने माना है वो दूरी बटे, समय जो होता है वो दूरी बटे चाल होता है, तो y बटे x हो जाएगा। मतलब अगर कोई भी रेलगाड़ी जो है x किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रही है, y दूरी जाना है, तो उसका समय जो है होगा वो y बटा x लगेगा। लेकिन आगे कह रहा है कि यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज हो जाए, मतलब ये इसकी जो चाल है x वो x प्लस 10 हो जाए, तो अब देखिए अगर चाल जो है वो x प्लस 10 हो गया और कह रहा है तो उसे नियत समय से 2 घंटे अधिक, दूरी तो उतना ही है, दूरी हमने शुरू में y माना था तो वही है, तो समय कितना लगेगा, तो कहेंगे समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी आपका y ही है लेकिन चाल बढ़ गया है 10 किलोमीटर। और प्रारंभ में कितना था, तो आप कहेंगे प्रारंभ में समय जो भी था उससे अब ज्यादा समय लगने लगा, ज्यादा समय लगने लगा, इसका मतलब इसमें से आप बराबर कर देंगे, तो पहले समय कितना लग रहा था, y बटे में x लग रहा था, और कह रहा है इससे 2 घंटा कम लगने लगा। ये जो समय है इसमें से 2 घंटा घटा दीजिए तो इससे कम समय लगने लगा। एक बार फिर से इस इक्वेशन को समझिए, कह रहा है कि पहले समय कितना लगता था, y बटे x। अब कह रहा है कि अगर चाल x प्लस 10 किलोमीटर बढ़ा दिया गया तो जो समय लग रहा है, ये समय है क्योंकि समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, ये समय जो लग रहा है ये कितना है, जो समय लग रहा था y बटे एक्स जो समय लग रहा है उसमें 2 घंटा कम लग रहा है। ये इक्वेशन नंबर 1 बनाने के काम में आएगा। तो यहाँ से हम लोग बना भी लेते हैं, तो y बटे में x प्लस 10, y बटे में माइनस एक्स बराबर में -2 रख लेते हैं। यहाँ पे आप y कॉमन ले लीजिए तो ये x यहाँ चला जाएगा, माइनस में x माइनस 10 बटे में एलसीएम आपका x प्लस 10 और x हो जाएगा बराबर में -2 हो जाएगा। देखिए x से x कट जाएगा, -10 बचा, -10 y बटे में x स्क्वायर प्लस 10x बराबर में -2, इसका गुणा इस तरफ कर दीजिए तो -10y बराबर में -2x स्क्वायर माइनस 10 दूना 20x बचेगा। ये एक समीकरण मान लेते हैं। अब इसके बाद और कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है कि यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर धीमी हो जाए, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब उसकी चाल जो है, उसकी जो समय है वो दूरी जो है वो y ही रहेगा, लेकिन अब चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जा रहा है, तो अब समय क्या 3 घंटा अधिक लग रहा है। मतलब पहले जो समय लगता था y बटा एक्स, अब इससे 3 घंटा अधिक लगने लगा। y बटा एक्स को आप इस तरफ भेज लीजिए, तो y बटे में x माइनस 10 माइनस वाई बटे में x बराबर में 3, y आप कॉमन ले लीजिए, कॉमन आप जैसे ही लेंगे तो x माइनस एक्स प्लस 10 बटे में x स्क्वायर माइनस 10x बराबर 3 हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट यहाँ पे हल कर दिया है जैसे यहाँ पर इनको हल किया था। तो x से x कट जाएगा, ऊपर क्या बचा, अच्छा यहाँ पर ये माइनस है ना, तो -10y नहीं बल्कि सॉरी ये -10y ही रहेगा। यहाँ पर ये y का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 10y हो जाएगा, तो कहेंगे 10y बराबर में इसका गुणा यहाँ पे कर देंगे 3x स्क्वायर माइनस 10x, 10 या 30x हो जाएगा। ये हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। ये यहाँ पर भी 10y है, यहाँ पर भी 10y है, इस 10y का जो मान है यहीं पर रख दें तो क्या दिक्कत है, कोई नहीं दिक्कत है। माइनस में आप रख दीजिए 3x स्क्वायर माइनस 30x बराबर में हो जाएगा -2x स्क्वायर माइनस 20x।
मैंने किया क्या है, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर यही मैंने कर दिया। तो -3x² प्लस 30x बराबर में -2x² माइनस 20x हो गया। अब एक काम करेंगे कि सबको एक तरफ कर लेते हैं, -2x² इधर करेंगे तो 3x² प्लस 2x² हो जाएगा बराबर में -30x माइनस 20x। ठीक, माइनस और प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा, तो आप कहेंगे कि -3x² में से 2x² घटाएंगे तो -x² बचेगा और यहाँ पे माइनस 50 प्लस x, सॉरी 50x बचेगा, माइनस प्लस होता है। तो x से ये x कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, x का मान तो 50 आ गया, लेकिन हमको x क्या माना था, चाल। तो चाल तो हमको निकालना नहीं, इस x के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। तो कहेंगे कि -10y बराबर में है 2x² माइनस 20x है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए -10y बराबर क्या हो जाएगा, -2x² मतलब 50 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 2500 हो जाएगा, गुणे 2500 माइनस 20 गुणे 50 मतलब कितना हो जाएगा, कहेंगे 20 गुणे 50 का मतलब होता है 20 पंचे 100 मतलब 1000 हो जाएगा। -10y बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए 25 दूना 50, ये 5000 हो जाएगा, माइनस में 5000 माइनस में 1000, तो ये क्या हो जाएगा, -10y बराबर कहेंगे कि माइनस में 6000 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 0 से 0 काट दीजिए तो y का मान कितना आ गया, 600 किलोमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 देखिए, कह रहा है कि एक त्रिभुज है, चक्रीय चतुर्भुज, और इस चक्रीय चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करिए। हमेशा याद रखिएगा, चक्रीय चतुर्भुज जो होता है उनके आमने सामने का कोण का जो मान होता है वो हमेशा 180 अंश होता है। मतलब अगर आप कोण A प्लस कोण C जोड़ेंगे तो 180 अंश आएगा। और उसी तरीके से कोण B और कोण D, कोण B प्लस कोण D करेंगे तो भी 180 अंश आएगा। और यही हल करके आपको चारों कोणों के मान निकाल लेने हैं। तो पहले में कोण A कितना दे रखा है, 4y प्लस बी, 4y प्लस बी, और प्लस कोण C का मान है -4x बराबर में 180, ये दे रखा है। और कोण B बराबर दे रखा है 3y माइनस 5 प्लस कोण D का मान कितना है, -7x प्लस 5, -7x प्लस 5 दे रखा है बराबर में 180 अंश। ठीक है, ये 20 है ना। तो अब देखिए इसको हल करेंगे तो 4y प्लस 20 को उस तरफ भेज दीजिए, -4x बराबर में 180 माइनस 20 मतलब बराबर में 160। 4 कामन ले लीजिए तो y माइनस एक्स बराबर में 160 हो जाएगा। 4 से इसको काट देंगे तो ये 40 हो जाएगा। y माइनस एक्स बराबर में कितना आ गया, 40, समीकरण नंबर 1। उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करिए तो कहेंगे 3y माइनस 5 प्लस माइनस हो जाएगा तो -7x हो जाएगा, और ये +5 बराबर में 180 अंश हो गया। +5 और -5 कट जाएगा तो 3y माइनस 7x बराबर में 180 अंश आ गया। समीकरण नंबर 2, दोनों समीकरणों को हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए डायरेक्ट यहाँ से मान निकाल लीजिए, चाहे प्रतिस्थापन विधि से हल कर लीजिए, चाहे विलोपन विधि से हल कर लीजिए। तो हम एक काम करते हैं, इसको विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। तो y माइनस एक्स बराबर में 40 है और यहाँ पे 3y माइनस 7x बराबर में 180 है। तो हम लोग क्या करते हैं, इधर 3 से गुणा करते हैं, इधर 1 से गुणा करेंगे। 3 से गुणा करेंगे 3y माइनस 3x बराबर में 120, और इधर हो जाएगा 3y माइनस 7x बराबर में 180। जैसे ही आप इसको घटाएंगे, घटाने पर है ना, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3y से 3y कट जाएगा, 7 में से 3 घटाएंगे 4x आएगा, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 4x बराबर में 120 में से 180 घटाएंगे तो माइनस में 60 आएगा। ठीक है, तो x बराबर में क्या आ जाएगा, 4 से इसको काट दे, 15 चौका 60 होता है तो माइनस में 15 आ जाएगा। दीजिए समीकरण नंबर 1 में, तो y माइनस एक्स का मान कितना है, -15 है बराबर में 40। तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, 40 माइनस 15 हो जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा, 15 5 20 हो जाएगा, और 2 25, y का मान कितना हो गया, 25 हो गया। तो देखिए ये x का मान है और ये y का मान है, x और y का मान हो गया। अब आपसे एक एक कोण पूछा है, तो देखिए कोण A क्या है, तो कहेंगे कोण A है 4y प्लस 20। इसका मतलब
4 गुणे 25 प्लस 20 कितना आ जाएगा? तो 25 चौका 100 प्लस 20 मतलब कोण ए का जो मान है वो 120 अंश है। कितना है? 120 अंश है। तो जाहिर सी बात है, तो कोण सी कितना हो जाएगा? क्योंकि कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 अंश है। यहाँ पर 120 रखेंगे तो बचेगा क्या? तो कोण सी बराबर हो जाएगा 60 अंश। कोण सी बराबर कितना हो जाएगा? 60 अंश। उसी तरीके से अगर हम लोग कोई एक कोण निकाल लेते हैं कि कोण जो है बी निकालें। कोण बी कितना दे रखा है? तो कोण बी दे रखा 3y माइनस 5 दे रखा है और y का मान 25 है। ठीक है, y का मान कितना है? 25 है। तो 3 गुणे 25 माइनस 5, 25 तय कितना होता है? 75 माइनस 5 हो जाएगा। मतलब कोण बी का मान कितना आ गया? तो कहेंगे 70। कोण बी का मान 70 आ गया तो कोण डी का मान अपने आप 110 अंश हो जाएगा, क्योंकि दोनों कोणों का मान 180 अंश होता है। तो ये रहे सभी के सभी जो है चारों कोणों के मान। यही आपके क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 26 जो है इस चैप्टर का, इस प्रश्नावली का और इस अध्याय का अंतिम प्रश्न है। देखिए, प्रश्न कह रहा है कि एक कक्षा के विद्यार्थियों की पंक्तियों में खड़ा होना है। तो पहले तो आप ये मान लीजिए कि कुल पंक्ति कितने हैं। प्रश्न नंबर 26, माना कुल पंक्ति जो है वो x है और कुल विद्यार्थी वो है y। तो आपने कुल पंक्ति मान लीजिए अच्छा, कुल पंक्ति मान लीजिए ये है 3 है। तो जितने भी विद्यार्थी होंगे वो इस तरीके से बैठे होंगे इस पे। अगर ये विद्यार्थी बैठे हुए तो कुल विद्यार्थी बैठेंगे, पंक्तियाँ बढ़ेंगी। जैसे मान लीजिए अब 4 पंक्तियाँ हो गई, तो 4-4 बैठते थे, अब मान लीजिए अब 3-3 बैठेंगे। तो विद्यार्थी तो उतने ही रहेंगे, विद्यार्थी भी उतने हैं, बस पंक्तियाँ घटेंगी बढ़ेंगी। विद्यार्थियों की संख्या ना तो घटेगी और ना ही बढ़ेगी, विद्यार्थियों की संख्या सेम रहेगी जब तक वो कहा नहीं जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा बताइए, कुल पंक्ति आपके x हैं और कुल विद्यार्थी y है। प्रश्न में कह रहा है कि इनमें आपको खड़ा होना है। ठीक है, तो पंक्तियों में इन अगर हम ये कहें कि ये कुल पंक्ति x है, तो x पंक्ति में, x लाइन में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी? तो आप कहेंगे कि विद्यार्थियों की कुल संख्या जो होगी वो हो जाएगी x गुणे y, मतलब xy हो जाएगी। अब ये आपको समझ में आ गया कि x पंक्ति लगेगी तो उसमें जो कुल विद्यार्थी बैठेंगे, जितनी पंक्तियां रहेगी और जितने विद्यार्थी रहेंगे उनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो विद्यार्थियों की संख्या निकल आएगी, कुल संख्या। आगे कह रहा है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक हो जाए, पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक हो जाए, है ना, तो अगर विद्यार्थियों की संख्या देखिए बढ़ गई, कह रहा है कि 3 विद्यार्थी अधिक हो जाए, मतलब y प्लस 3 हो जाए, विद्यार्थियों की संख्या 3 हो जाए, तो एक पंक्ति कम हो जा रही थी, पंक्ति x माइनस 1 हो जा रही थी। लेकिन विद्यार्थी की कुल संख्या कितनी रहेगी? एक्स वाई ही रहेगी। चाहे ये पंक्ति बढ़े चाहे घटे, विद्यार्थियों की संख्या तो वही रहेगी जो पहले थी। तो ये एक्स वाई के बराबर हो गया। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे? ठीक है, इसको रहने दीजिए, इसको आप चाहे तो हल कर लीजिए। एक्स वाई का गुणा एक्स में करेंगे तो ये एक्स वाई हो जाएगा, वाई का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस वाई हो जाएगा, 3 का गुणा एक्स में करेंगे प्लस 3 एक्स हो जाएगा, 3 का गुणा 1 में करेंगे माइनस 3 हो जाएगा, बराबर में एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, क्योंकि ये एक्स वाई इस तरफ आएगा तो माइनस एक्स वाई हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर बना क्या, 3x माइनस वाई बराबर में माइनस 3 को उस तरफ भेज दीजिए, 3, ये समीकरण नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, फिर कह रहा है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम हो जाए, पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम हो जाए, y माइनस 3, विद्यार्थी की संख्या 3 कम हो गई, तो पंक्ति में 2 पंक्तियां अधिक बनती है, जो x बन रही थी वो 2 पंक्तियां अधिक बन जाती हैं। अच्छा, विद्यार्थी की संख्या तो वहीं रहेगी, तो ये रहा। तो यहाँ पर भी इसको हल कर लेते हैं। y का गुणा x में करेंगे तो ये एक्स वाई, वाई का गुणा 2 में करेंगे 2y, 3 का गुणा x में करेंगे माइनस 3x, 3 का गुणा 2 में करेंगे तो माइनस 6 बराबर में एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, बचेगा क्या, तो कहेंगे 2y माइनस 3x माइनस 6 उस तरफ जाएगा, बराबर में 6। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करेंगे, मान निकालना है। तो समीकरण नंबर 1 3x माइनस वाई बराबर में 3, 2y माइनस 3x बराबर में 6। इन दोनों समीकरण को हल करते समय जो है y डायरेक्ट y का ही मान निकालें, क्योंकि y का मान निकालना है। x का निकालेंगे, फिर x का मान आएगा, फिर y x का मान रखेंगे, फिर y का मान आएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे y को रहने देते हैं, x को हटा देते हैं। देखिए माइनस 3x और प्लस 3x कट जाएगा,
तो 2y में से 1y घटाएंगे तो सिर्फ y बचेगा और 6 में से 3 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। तो ये आपका क्या आया है, ये आपका क्या आया है, y बराबर 9, ये आया है कुल विद्यार्थी। लेकिन x पंक्ति में कुल संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे कि आपको x का भी मान निकालना पड़ेगा। इस y का मान इसमें रख दीजिए, 3x माइनस 9 बराबर में 3, 3x बराबर में 3 प्लस 9, 9 3 कितना हो जाएगा 12, x बराबर में क्या हो जाएगा 12 बटे में 3 मतलब 4। ठीक है, क्या हो गया 4। तो यहाँ पे देखिए x पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, x y मतलब x गुणे y, तो x का मान कितना आ गया 4, y का मान कितना आ गया 9, तो कितना हो जाएगा 36। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको यह प्रश्नावली समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में द्विघात समीकरण के साथ, नेक्स्ट अध्याय के साथ।